अब तक की कहानी में कर्ण पिशाचिनी यश को मार डालती है और उसकी मौत का सदमा उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उनकी भी मृत्यु दिल के दौरे पड़ने से हो जाती है। आहना की जान बच तो जाती है लेकिन यादाश्त हमेशा के लिए चली जाती है। रिहान ही अपने दोस्त यश और उसकी मां संगीता जी का अंतिम संस्कार करता है, किंतु यक्षिणी वहां भी पहुंचकर अट्ठास करने लगती है। रिहान उसे देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और जलती चिता से एक लकड़ी लेकर उसे मारने जाता है। यह दृश्य देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं। नीलावंती उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर अपने साथ घर ले जाती है। नीलावंती उससे पूछती है कि यश को किसने मारा और क्यों। रिहान बताने ही वाला होता है कि यक्षिणी घर के किचन में आग लगा देती है, जिससे कि घर में काम करने वाले 4 नौकरों की जलकर मौत हो जाती है और कई घायल हो जाते हैं। लगभग 1 महीने के बाद रिहान आहना को अपने साथ घर ले आता है, जहां नीलावंती उसका दिल से स्वागत करती है। अब आगे। वह एक सुनहरी सुबह थी। खिलखिलाती धूप और सुगंधित वायु किसी के भी मन में नया उमंग भर दे। आहना इसी धूप को घर की बालकनी में खड़े होकर आराम से महसूस कर रही थी। वह आंखें बंद करके एकदम शांत खड़ी थी और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा सांसों में अपने भीतर समाहित कर रही थी। तभी किसी ने बड़े प्यार से उसे पीछे से गले लगाया और उसकी तंद्रा भंग हुई। वह इस तरह से अचानक किसी के गले लगाने से चिहुक पड़ी और डर कर जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने रिहान खड़ा था। उसने बड़े प्यार से कहा, अरे क्या हुआ? मैं ही तो हूँ यहाँ। कौन तुम्हें ऐसे गले लगाने की हिम्मत करेगा? तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? आहना एकदम शांत सुनने में कहीं तक रही थी। रिहान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल की आवाज़ सुनो आहना। तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर याद आ जाएगा। तभी घर के कम्युनिकेशन डिवाइस में आवाज़ आई, रिहान, आहना, जल्दी नाश्ता करने नीचे आओ। रिहान ने कहा, चलो जल्दी नाश्ता करते हैं, फिर मैं तुम्हें एक बार फिर हमारी पुरानी तस्वीरें और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हमने एक दूसरे को जिया। आहना कहकर उसके पीछे चलने लगे। रिहान उसे याद दिलाने के लिए हर दिन अपनी और आहना की तस्वीरें और फोटो दिखलाता, जिससे अब आहना कुछ उकता गई थी। उन सभी को देखकर उसे लगता कि ये कोई उसकी हमशक्ल है। मैं इन्हें जानती तक नहीं। जैसे ही आहना नीचे आई, नीलावंती ने बड़े प्यार से उसे गले लगाकर गुड मॉर्निंग विश किया, जिससे कि आहना का चेहरा खिल गया और वह मुस्कुरा दी और प्यार से उन्हें भी गुड मॉर्निंग कहा। रिहान ने भी अपनी माँ को गुड मॉर्निंग कहा और नाश्ते के लिए बैठ गया। नीलावंती ने बड़े प्यार से आहना को भी बैठाया। उसके बगल में वो खुद भी बैठ गई। उसके बाद नीलावंती ने कहा, तुम दोनों अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कुछ ज़रूरी और अहम फैसले लिए हैं जिन पर हम सभी को अमल करना बहुत ज़रूरी है। रिहान ने कहा, कैसा फैसला माँ? सब ठीक तो है? नीलावंती ने कहा, सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन देखो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हमें भूतकाल की कड़वी यादों को भूलकर नई दिशा में चलते रहना चाहिए। माँ, आप कहना क्या चाहते हैं? रिहान ने बड़े गंभीर भाव से पूछा और आहना ऐसे बैठी थी मानो इनके बीच में मेरा क्या काम। नीलावंती ने कहा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तुम्हें अब अपनी कंपनी ज्वाइन करके अपना काम संभालना और सीखना चाहिए। मैं भी अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मुझसे अकेले इतना बड़ा व्यापार नहीं संभाला जाता। वैसे भी हमारी अमेरिका वाली बड़ी कंपनी पिछले कुछ महीनों से घाटे में चल रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ का काम संभाल लो और मैं वहाँ अमेरिका जाकर उस कंपनी को संभालूंगी। लेकिन माँ, फिर आहना का क्या? काम के सिलसिले में मुझे हमेशा लगभग बाहर ही रहना होगा। इससे तो आहना बिल्कुल अकेली रह जाएगी। आहना ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी और आराम से कहा, आप लोग मेरी फिक्र ना करें।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नीलावंती ने कहा। नहीं बेटा, हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने यह फैसला लिया है कि तुम्हें भारत के सबसे प्रसिद्ध संजीवनी योगाश्रम में जाना होगा। वहाँ उनके योगा और आयुर्वेदिक दवाइयों से तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी। आखिरकार कब तक ऐसे इस घर में कैद रहोगी? रिहान ने परेशानी से कहा। पर माँ, आहना वहाँ एकदम अकेली कैसे रहेगी? मैं भी उसके साथ वहीं रहूँगा और काम फ़ोन से ही संभाल लूँगा। लेकिन बेटा, उस आश्रम का अपना नियम है कि वहाँ मरीज के साथ किसी को नहीं रखा जाता और ना ही मोबाइल रखने की इजाज़त है। वहाँ सभी मरीज बिल्कुल अकेले समय बिताते हैं, सांसारिक मोह माया से दूर। बस 1-2 महीनों में आराम से ठीक होकर आ जाएगी, तुम चिंता ना करो। पर माँ, आहना पेट से भी तो है। आहना अब एकदम चौंक गई। क्या मैं पेट से हूँ? मतलब माँ बनने वाली हूँ? रिहान का चेहरा अब एकदम सफ़ेद पड़ गया। नीलावंती ने उसे घूर के देखा, क्योंकि यह सही समय नहीं था आहना को बतलाने का कि वो माँ बनने वाली है। नीलावंती ने बड़े प्यार से आहना का हाथ थामा और उसे सब बतलाती चली गई। अंत में आहना का भाव बिल्कुल शून्य था और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि शादी से पहले उसने ऐसा क्यों किया। रात के करीबन 9 बजे थे। रिहान नीलावंती की बात मानकर ऑफिस जाने लगा था और सभी काम बखूबी संभाल रहा था। वह एक काबिल नौजवान था जिसके पास कम उम्र में ही कुशल नेतृत्व क्षमता और विलक्षण बुद्धि थी। रिहान ने 1 हफ्ते में ही करोड़ों का घोटाला पकड़ा और उसे सही कर दिया। आज उसे अपने व्यापार के काम से बाहर जापान जाना था। रिहान ने पूरी तैयारी कर ली और नीचे आ गया। नीलावंती ने कहा, मैं और आहना तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चल रहे हैं। जाओ आहना, जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। रिहान ने कहा, नहीं माँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। नीलावंती ने प्यार से रिहान के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, ज़रूरत कैसे नहीं है? मेरा बेटा पहली बार मेरे से इतनी दूर दूसरे देश में जो जा रहा है। बेटा, वहाँ अपना ख्याल रखना और जब तुम वापस आओ तो शायद मैं और आहना भी जा चुके होंगे, तो दुखी मत होना और अपना काम आराम से दिल लगाकर करना। रिहान का मन नहीं हो रहा था आहना को खुद से दूर, वो भी भारत भेजने का। कहीं वहाँ जाकर उसका मन हुआ अपने माँ बाप से मिलने का, तब क्या होगा? मुसलमान कैसे होते हैं उसे बखूबी पता था। वो लोग आहना को उसी दिन मार डालते यदि नीलावंती पूरे दल बदल के साथ नहीं होती। तभी वहाँ आहना भी आ गई, जिसने एक प्यारी सी गुलाबी ड्रेस पहनी थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आहना को रिहान बस एकटक घूरने लगा। नीलावंती ने बड़े प्यार से उसका माथा चूम लिया, जिससे वह शर्मा गई। जल्द ही उनकी गाड़ी एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। जल्द ही एयरपोर्ट में तीनों बैठकर इंतजार कर रहे थे। रिहान ने बड़े प्यार से आहना का हाथ थामा और इस बार आहना ने भी अपना हाथ नहीं खींचा, बल्कि शांति से बैठी रही। रिहान ने आहना से कहा, जब तुम भारत जाओ और तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए तो भूलकर भी अपने माँ बाप से मिलने मत चली जाना। अभी वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। उस दिन भी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए थे। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और रिहान ने कस के प्यार से आहना को गले लगाया और उसके होठों को चूम लिया। न जाने क्यों, पर आज आहना रिहान को किसी भी चीज़ के लिए रोक नहीं रही थी, मानो अपने प्रति उसकी रूहानी मोहब्बत को महसूस कर पा रही हो। रिहान ने अंतिम बार नीलावंती को भी गले लगाया और चल पड़ा अपने हवाई जहाज की ओर। जल्द ही वो हवाई जहाज उड़ गया और नीलावंती एकटक आसमान को देखती रही। आहना ने कहा, अब हमें वापस जाना चाहिए माँ। नीलावंती ने भी कहा, हाँ चलो, अब हमें हमारा काम करना होगा। घर पहुंचकर आहना ने अपने कपड़े बदले और आराम से सो गई, जबकि नीलावंती रात भर जागकर कुछ काम कर रही थी। 2 महीने बाद वो एक खूबसूरत सी सुबह थी।
छल छलाती धूप जैसे कोई मधुर राग आलाप रही थी। इसी बीच नीलावंती का बंगला, जो कि अब कुछ खामोशी लिए हुए था, क्योंकि आहना और नीलावंती दोनों ही घर में नहीं थे। अब उस विशाल महल जैसे घर में रिहान एकदम अकेला रहता था। नौकर तो कई थे, लेकिन शाम होते ही सभी वहां से अपने घर लौट जाते। बस गेट पर कुछ गार्ड छोड़कर कोई नहीं रहता। कभी कभी रिहान को लगता कि उसकी जिंदगी कितनी वीरान हो चुकी है। शुरू का 1 महीना मजे से बीता। रिहान को लग रहा था कि मुझे जन्नत मिल गई। वो कहीं भी अब नीलावंती की आलीशान करोड़ों की गाड़ी में जाता और हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट प्लेन की सवारी उसके लिए अब तो बेहद आम हो चुकी थी। लेकिन बहुत जल्द ही वो उन सब से उकता गया था। वह आज भी खामोशी से घर के सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। वह आज सिर्फ बाथरोब में ही नीचे आ चुका था, क्योंकि उसने तय किया था कि आज वह छुट्टी लेगा और सारा दिन आराम करेगा। उसे ठीक से आराम किए कई दिन बीत गए थे। तभी अचानक से कहीं से 2 खूबसूरत और कोमल हाथ रिहान के पीछे से आए और उसकी आंखें बंद करके मीठे स्वर में बोली, पहचान कौन? रिहान ने अजरज के साथ उन दोनों हाथों को छुआ और खुशी से खिल उठा। वह अपनी आहना का स्पर्श बखूबी पहचानता था। वह हड़बड़ाकर उठा तो सामने आहना ही खड़ी थी। उसने लाल रंग की पारदर्शी साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका गोरा पेट दिख रहा था, जो बेहद कामुक लग रहा था। रिहान को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी जान आहना उसके सामने खड़ी है, वो भी एकदम पहले की तरह संजीदा। रिहान ने सीधे ही उसे कस के गले लगा लिया और धीरे धीरे सुबकने लगा। 2 महीने बाद वो पहली बार किसी अपने से मिल रहा था, वरना अब तक तो सभी चेहरे नए और उसके मुलाजिम के ही थे, जिनसे कुछ खास दोस्ती निभाना रिहान के कार्यों को बाधित कर सकता था। यदि मुलाजिम में अपने मालिक का खौफ ही निकल गया तो भला वह क्या काम करेगा। रिहान उससे अलग हो गया और उसके माथे पर प्यारी सी चुम्बन लेकर फिर गले से लगा लिया। वह रोते हुए बोलने लगा, तुम ठीक हो गई आहना? मैं कितना तन्हा हो गया था तेरे बिना। फिर झट से उसने अपना मोबाइल निकाला कि यह खुशखबरी माँ को दे देते हैं। उन्हें भी बड़ी खुशी होगी जब पता चलेगा कि उनकी बहू अब बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई है। रिहान ने फ़ोन लगाया ही था कि आहना ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर रिहान की आंखें फटी की फटी रह गई। आहना ने रिहान को एक वहशी खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए अपनी साड़ी दोनों हाथों से पकड़कर कमर तक उठा ली और फिर धीरे से अपनी लाल रंग की पैंटी उतारने लगी। रिहान यह नज़ारा देखकर दंग रह गया। उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। वह भागकर आहना को रोकना चाहता था, लेकिन तब तक उसने अपनी पूरी पैंटी निकालकर अपने हाथों में लेकर खेलने लगी। अब रिहान कुछ गुस्से में बोला, क्या तुम्हारा दिमाग अब भी खराब है? यहाँ मेन हॉल में खुले में ये कैसी हरकत कर रही हो? आहना ने पैंटी से खेलते हुए अजीब सी वासना भरी नजरों से रिहान को देखा और कहा, मैं प्यासी हूँ, मैं सदियों से प्यासी हूँ रिहान। आहना ने वह पैंटी फेंक दी और रिहान को धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया। अब रिहान सोफे पर किसी मासूम बच्चे की तरह आहना को देख रहा था, जो कि उसके ऊपर किसी जंगली भेड़िए की तरह उसे दबोचे भूखी भाव से घूर रही थी। रिहान उसे रोकना चाहता था कि आहना यह सब क्या कर रही हो, यह गलत है, कम से कम कमरे में तो चलो। रिहान ने कुछ बोलने को मुंह खोला ही था कि आहना झुकी और उसके होठों पर अपने नाजुक फूल की पंखुड़ी से सुंदर होठ रख दिए। रिहान भी अब एकदम से उसके काबू में आ चुका था, जिसमें किसी भी चीज का विरोध करने का साहस नहीं था। आहना ने किसी मासूम बच्चे की तरह रिहान का बाथरोब निकाल कर फेंका और उसे पूरा नग्न करके उसके ऊपर आ गई।
वह अब उसके गुप्तांग के ऊपर बैठकर सहवास कर रही थी। उसने भी अपनी बरा उतार दी और साड़ी कमर तक करके एक खास मुद्रा में बैठी सहवास क्रिया का आनंद ले रही थी। आहना और रिहान दोनों की आंखें बंद थी, लेकिन वो जगह जहां दोनों एक दूसरे की जिस्मानी प्यास बुझा रहे थे, वो था तो एक खुला विशालकाय हॉल। उनका बेडरूम तो था नहीं, लिहाजा बहुत जल्दी उस हॉल में घर में काम करने वाले नौकरों का तांता लग गया। सभी बड़ी हैरानी से उन्हें घूर रहे थे, तो कुछ बूढ़े बावर्ची शर्माकर उन्हें कोसते हुए अपने आप को किचन में बंद कर रहे थे। रिहान और आहना को तो जैसे इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, वो अपने में खोए थे। रिहान अब भी आंखें बंद कर सिसकियां ले रहा था और आहना अपनी आंखें बंद कर बेहद कामुक आवाजें निकाल रही थी। तभी उनकी इस आनंदमय मिलाप पर अंकुश लगाते हुए एक बूढ़े बावर्ची ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे ए बेशरम, तुम दोनों को कोई लाज शर्म है या नहीं? यहाँ इस खुले हॉल में कितने बूढ़े लोगों के सामने सहवास कर रहे हो? क्या हमारी उम्र का कोई लिहाज नहीं है? रिहान अब एकदम दुखी सा होकर आहना को अपने ऊपर से हटाना चाहता था, लेकिन आहना उस बूढ़े बावर्ची को इतने गुस्से में खा जाने वाली नज़रों से ऐसे घूरने लगी मानो अभी के अभी उसे जान से मार डालेगी। उस बूढ़े ने कहा, यदि अभी हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो सोचिए रिहान बाबा, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, और मैडम को पता चलेगा तो फिर क्या उन्हें बहुत खुशी होगी? रिहान अब जल्दी से उठकर वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन कितनी अजीब बात थी कि इतना जोर लगाने के बाद भी वह आहना को अपने ऊपर से हिला भी नहीं पा रहा था। आहना अब भी उसके ऊपर बैठी थी। उसने थक हार कर आहना को गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब तो मेरे ऊपर से हट जा, वासना की भूखी डायन। आहना अब धीरे से रिहान के ऊपर से उतर गई और रिहान ने एक मील लंबी चैन की सांस ली। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो सभी के सामने एकदम नंगा है, तो जल्दी से नीचे फर्श पर पड़ा अपना बाथरोब लपेटा और सर नीचे कर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भाग गया। आहना ने भी अपने वक्षों को साड़ी से ढक लिया और उस बूढ़े बावर्ची को बेहद खौफनाक डरावनी आवाज में गुस्से में घूरते हुए बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे? और वो भी रिहान के पीछे चल पड़ी। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी और आप लोग ज़्यादा बोर नहीं हो रहे होंगे। इस कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।